नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सोमवार को म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सपोर्ट का ऐलान किया। इस विशेष लिक्विडिटी स्कीम के जरिए रिजर्व बैंक 90 दिनों के लिए निश्चित रेपो रेट पर रेपो ऑपरेशंस की शुरुआत करेगा। रिजर्व बैंक के इस विंडो का फायदा जरूरत के मुताबिक उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने घोषणा की थी कि वो 23 अप्रैल के बाद भारत में 6 यील्ड ओरिएंटेड क्रेडिट फंड को बंद करने जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि इस विंडो का फायदा उठाने के लिए बैंक सोमवार से शुक्रवार के दौरान अपनी बोली पेश कर सकते हैं और इस विंडो के तहत मिले पैसे का इस्तेमाल बैंक म्यूचुअल फंड की जरूरतों को पूरी करने के लिए करेंगे। तो आज समझेंगे कि असल में 50,000 करोड़ रुपए के लिक्विडिटी सपोर्ट का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड के बाजार में इसकी जरूरत और साथ ही रिजर्व बैंक का ये कुशन, ये सहयोग किस तरीके से मदद करेगा, इसका इंपैक्ट बाजार पर क्या होगा और कंपनियों के बही खाते या उनकी आर्थिक सेहत पर भी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अश्विनी भाटिया साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड से। आपका स्वागत है अश्विनी जी। हमारे साथ मधुकर हैं, फॉर्मर मेंबर सेबी। आपका स्वागत है मधुकर जी। नमस्कार। शुभमय भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड से। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ चौथे खास मेहमान हैं अशोक नाग जी हैं, जो कि फॉर्मर एडवाइजर आरबीआई। अशोक नाग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगा अश्विनी भाटिया जी आपसे कि असल में म्यूचुअल फंड कंपनियों को आखिर लिक्विडिटी की क्या क्रंच है, किस तरीके की दिक्कतें हैं और क्यों फ्रैंकलिन जैसी कंपनी को अपने कुछ म्यूचुअल फंड को बंद करने का ऐलान करना। तो पिछली बार 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार ये रिपो विंडो खोला था म्यूचुअल फंड्स के लिए। तब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था और जब आरबीआई ने ये विंडो प्रोवाइड करी थी तो इस्तेमाल ही नहीं हुई। इस बार क्या फर्क है कि आपने जैसे ठीक बताया, 23 तारीख को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी 6 स्कीम्स शट कर दी। ये 6 स्कीम्स शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के थे, क्रेडिट रिस्क के थे, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स के थे। हुआ क्या कि इनमें से कुछ स्कीम्स के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, क्योंकि इकोनॉमी की अभी हालत खराब है, हालांकि बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। बैंक्स आज के दिन 7 लाख करोड़ रिजर्व बैंक के अंदर डेली जमा कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी की तो कोई भी कमी नहीं है, लेकिन कमी है रिस्क एपिटाइट की। और अगर मार्केट्स नॉर्मल होती हैं तो लेन देन होता रहता है, बाइंग सेलिंग होती रहती है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के थे उनकी लिक्विडिटी ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी स्कीम्स सारी की सारी शट की। जैसे उन्होंने स्कीम्स शट की, मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आ गया है। आरबीआई ने आज क्या किया है कि ऐलान किया है कि 50,000 रुपए तक टारगेटेड TLRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो स्कीम जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए स्पेसिफिकली खोली है। इसमें जो आपने अगर सर्कुलर देखा है, इसमें 3 चीज बताई गई हैं। बैंक्स आरबीआई से 4.4 जो रेपो रेट है उससे पैसा उठा सकते हैं एंड दे कैन गिव दैट टू म्यूचुअल फंड्स, नंबर 1 एज अ लोन, number 2 as straight buying of securities, and number 3 by giving repo against securities। मतलब कि आपके पास सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज आपने बैंक्स को दी, बैंक्स ने आपको पैसा दिया और वही पैसा आरबीआई से उन्होंने 4.4% पे उठाया है। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर है, 90 दिन के लिए है सिर्फ, एंड इट इज टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस to the market कि RBI is actually watching, RBI is very aware, RBI is concerned about the financial stability of the system and it has come into the market। जैसे आपको पता है पिछले 2 हफ्ते में RBI 2 बार मार्केट में आया है।
to release liquidity of about 3.7 lakh crores. तो पहले तो 1 लाख करोड़ TRO उन्होंने AAA के लिए किया था, मार्जिनल फैसिलिटी पे 1 लाख किया है, CRR रिलीज करी है. So RBI is doing everything to provide liquidity, comfort and most important जो आज के एक्शन से उन्होंने किया है, to provide confidence to the financial markets that they are looking at whatever is happening. Okay. पर हालांकि अनाउंस कर दिया है. पिछली बार जैसे मैंने आपको बोला 2008 में जब इन्होंने अनाउंस किया था, this facility was not used at all. So it provides confidence in the market and transactions फिर से शुरू हो जाते हैं. Okay. तो मेरे हिसाब से शायद इस बार भी ऐसे ही होगा. मेरी खबर में कुछ ऐसा नहीं है कि किसी भी म्यूचुअल फंड ने आज के दिन कोई पैसा उठाया हो. ओके सर. शोभमय, म्यूचुअल फंड बाजार जिस तरीके से मैं कहूं कि कोरोना का संकट उसके बीच में, और जैसा कि कहा हमारे पैनलिस्ट ने, कैसे देखते हैं आरबीआई के इस कदम को और उसकी टाइमिंग? जैसे कि उन्होंने कहा कि 2008 में भी इस तरह के कदम उठाना पड़ा था, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया था. लेकिन हाँ, सेंटीमेंट या कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये कदम जरूरी था, और क्या ये समय पर है इस वक्त? बिल्कुल. इस वक्त जितने सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सॉल्वेंसी, यानी कि कंपनी दिवालिया पिट जाएगा, ये खतरा सबके मन में रहता है. लिक्विडिटी अपने आप में, जैसे आप बता रहे थे डिस्कशन में, कि लिक्विडिटी अपने आप में पॉसिबल अभी अवेलेबल है. कोई लिक्विडिटी से ज़्यादा सॉल्वेंसी का, कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, इसका खतरा ज़्यादा, चारों तरफ इसका टेंशन है. और आरबीआई बहुत जल्दी अपने पैर आगे कर देने से उस खतरे को रोक दिया है. और ये बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का अभी कोविड पैंडेमिक के वजह से, लॉकडाउन के चलते हर तरफ में मार्केट में स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हर कंपनी के लिए कैश पोजीशन अलग है, उसके हैंडलिंग का एक्सपीरियंस अलग है, और बेसिकली कंपनीज के हिस्ट्रीज अलग है. तो इस दौरान किस कंपनी कौन सा रुक लेगा, किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, ये बताना मुश्किल है. ओके. बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आरबीआई ने किया है वो ये है कि उसने बता दिया है कि हम कोई भी ऐसा घटना नहीं घटने देंगे ताकि जिसका डोमिनो इफेक्ट, यानी कि एक कंपनी का गड़बड़ हुआ उसकी वजह से 3 और कंपनी लुढ़क गए, ऐसा चीज़ संभावना को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे. क्योंकि एक बार अगर वो हो जाता है तो फिर उसको संभालना, करस्पॉन्डिंग प्रेशर संभालना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए ये जो बेसिक्स एक सपोर्ट दिया है आरबीआई ने, ज़रूरत है, और ऐसे इस तरह के सपोर्ट्स अभी और भी आगे चलते रहेंगे, और चलना ज़रूरी है. मधुकर जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो टाइमिंग है, और क्या विकल्प के तौर पर, ऑप्शंस के तौर पर आरबीआई के पास यही एक ऑप्शन इस वक्त नजर आ रहा था, सेंटीमेंट या फिर ट्रस्ट को बरकरार रखने या उसको हाई रखने के लिए, या फिर कुछ और विकल्पों की तलाश करनी चाहिए थी? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे बैंकिंग सिस्टम पर क्या कोई प्रेशर भी पड़ेगा? देखिए, आरबीआई ने जो है, जैसे मैं समझता हूँ आरबीआई ने बहुत ही समझदारी से ये स्टेप लिया है, और इसका एक जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि कोई भी क्राइसिस अगर आएगी तो आरबीआई इज सपोर्टिंग द इन्वेस्टर्स एंड मार्केट. तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही विजिबल है, जो कि इमीडिएटली, क्योंकि और कोई भी तरीका हो वो इतना विजिबल नहीं हो सकता था. तो ये जो है, हाँ, तो ये बहुत अच्छा और टाइमली है, और it certainly goes to build up the confidence of all parties in the market. लेकिन जिस तरीके से हमारे जो पैनलिस्ट अश्विनी जी ने कहा कि कंपनियों के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर मधुकर जी सेंटीमेंट डाउन है या फिर ट्रस्ट डेफिसिट कहीं बाजार में दिख रहा है, क्या वो फाइनेंशियल क्वेश्चन के जरिए सुधारा जा सकता है, या फिर कहीं इसके पीछे कुछ और रीजन है जिस पर फोकस करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक मैं ये समझता हूँ कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है. जो मामला है वो ये कि क्या जिसके शेयर्स म्यूचुअल फंड ने जिस कंपनी के खरीदे हुए हैं, क्या वो कंपनी तो फेल नहीं हो जाएंगी. तो उसके लिए ये है कि अगर म्यूचुअल फंड के जो
मैनेजर्स हैं वो समझते हैं कि भाई इन शेयर्स को हमें ऑफलोड करना चाहिए, तो बैंकों को वो बेच सकते हैं। बैंक जो है दे आर रेडी टू परचेज इट, और आरबीआई ने काफी जो है वो परमिशन दे दी है। जितनी भी उनकी जो रेगुलेटरी सिस्टम थे वो सारी चीजें जो है उन्होंने हटा दी है। बैंक आर फ्री टू परचेज दीज सिक्योरिटीज एंड कीप एज ए परमिसिबल सिक्योरिटी इन देयर पोर्टफोलियो। ओके, तो वो जो कंपनीज यानी अब म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उनको ये डर नहीं है कि ये कंपनी अगर फेल हो जाती है तो हमारा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। ओके, जो बात मधुकर जी ने कही है, मैं अशोक नाग साहब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। 2-3 बड़ी चीजें अशोक सर हैं। पहली चीज ये कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनियों की रिस्क जो है अब वो बैंक टेक ओवर करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड कंपनियों के, जिन कंपनियों के शेयर पर म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, उसको बैंक अगर बाई करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर खड़ा हो जाता है। और क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम आज के दौर में इसके लिए तैयार है? देखिए, पहले तो ये हम लोग का समझना है जे मिस्टर भट्टाचार्य ये बोले एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। जो इन्वेस्टर है रिस्क लेना चाहिए, रिस्क की दिक्कत है। तो क्या प्रॉब्लम है, देखिए लास्ट 2008 में भी एक म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी का फैसिलिटी तो भी लेगा, ओनली शॉर्ट टर्म कोई मिसमैच होता है तो करेगा। अदरवाइज तो म्यूचुअल फंड क्यों लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेल करेगा, ये हम लोग को सोचना चाहिए। अभी देखिए लॉन्ग टर्म रिपो फॉर एनबीएफसी एक विंडो आरबीआई खुला है। वो 25,000 करोड़ का जो फैसिलिटी आप अप्रैल का एंड में दिया था वो 50% बीट हुआ था, 50% नहीं हुआ था। तो आरबीआई लिक्विडिटी का ऑप्शन दिया था, भाई बैंक हैज टू डिसाइड एनबीएफसी में रिस्क लेगा कि नहीं लेगा। तो प्रॉब्लम तो ये होना चाहिए आरबीआई का, जो ये प्रॉब्लम का लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। ये लिक्विडिटी आपको इतना लिक्विडिटी है मार्केट में, तो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था किधर से? आईएलएफएस से, एनबीएफसी के। एनबीएफसी से आप देखिए वो प्रॉब्लम गया था येस बैंक में, पीएमसी बैंक में, एंड ग्रेजुअली सिस्टमेटिक रिस्क होता है, ग्रेजुअली इज इंक्रीजिंग। ये प्रॉब्लम खाली लिक्विडिटी का सॉल्यूशन यदि आरबीआई सोचता है, ये प्रॉब्लम को अभी तक ना ये एक इंडस्ट्री से और एक इंडस्ट्री ग्रेजुअली स्प्रेड करेगा। तो एक इशू है इधर में, ये जो टॉक्सिक एसेट है, बिकॉज ये क्या, ये 6 म्यूचुअल फंड स्कीम फ्रैंकलिन टेम्पलमेंट ने जो किया था, वो एक प्रॉब्लम था, दे बिलो ग्रेड, ए ग्रेड का भी और ए माइनस ग्रेड का भी वो बॉन्ड पेपर परचेज किया। ये तो इज ए पॉलिसी, इज ए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो उसका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका पॉलिसी वो प्रॉफिट बहुत हो सकता है, और वो तो रिस्क लिया था, ठीक है। वो रिस्क करिए, अभी रिस्क का मटेरियलाइज हो गया, वो उसको तो प्रॉब्लम होगा। सॉफ्ट अभी इसका लिए जो इन्वेस्ट किया था उसको ये रिस्क का, दे हैव टू बियर द रिस्क और नॉट, दैट इज द इशू हैज टू डिसाइडेड। मार्केट में अभी तक ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक आपको 50% हो गया, एनी टाइम लिक्विड आरबीआई विल कम देयर? नो, द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग विद द रिस्क इन माइंड हैव टू बियर द रिस्क, बट दैट इज नॉट द इशू। इशू इज दैट ये जो इशू है, इसका मेन इशू है बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर का जो लोन लिया था, जो एसेट क्रिएट किया था, अभी वो एसेट सब रिटर्न नहीं देता है। ये प्रॉब्लम बैंक का है, ये प्रॉब्लम एनबीएफसी का है, एंड ये रिटर्न नहीं लेता तो उसका भी कैप बॉन्ड जो है वो भी डाउन हो जाता है, प्राइस मार्केट में प्राइस डाउन होता है, एंड दी म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर बेसिकली डेट फंड, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि अश्विनी जी, नाग साहब कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता नजर नहीं आएगा जिस तरीके के स्टेप हैं, और जो उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया, मैं उसको थोड़ा सा और एक आम दर्शक और एक आम इन्वेस्टर के लिहाज से, कि वाकई क्या म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा था वो रिस्क लेगा इस दौर में? म्यूचुअल फंड कंपनियां रिस्क लेने की हालत में होंगी, या फिर अब बैंकिंग को आगे किया जा रहा, बैंकिंग सेक्टर को वो रिस्क को वहन करे, वो इस मैं कहूं कि घाटे में हिस्सेदारी ले? क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही? तो काफी हद तक जो भी नाग साहब ने बोला सही बोला।
आज के दिन लिक्विडिटी की समस्या नहीं है, लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत है। तो जैसे आपको बताया है, आज के दिन बैंक्स हर रोज 7 लाख करोड़ आरबीआई को देते हैं। उसे छोड़ के जो बाकी टीएलटीआरओ, आज म्यूचुअल फंड का एलटीआरओ शुरू किया है, मार्जिनल सपोर्ट फैसिलिटी है, उस सबको मिला के आज के दिन करीब 10 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम में अवेलेबल है। पर 2008 में और 2020 में फर्क यही है कि बिकॉज द इकोनॉमी इज शट, द कैश साइकिल इज नॉट देयर, वर्किंग कैपिटल साइकिल जिसको बोलते हैं, जहां से कैश होता है, रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड होता है, रिसीवेबल होता है, फिर से कैश आ जाती है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो भी ब्रेक हो गया है। सो फ्रॉम अ वर्चुअस साइकिल वी हैव गॉन टू अ विशियस साइकिल एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। एट दिस स्टेज व्हाट कैन आरबीआई डू? आरबीआई तो सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है ना, और हमारे हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है हो सकता है 3 महीने में, 6 महीने में रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो आप भी जो बात कर रहे हैं कि रिस्क की, अब देखिए बैंक में और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है। बैंक गिव्स यू अश्योर्ड रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं, हम पहले ही आपको बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो प्रोडक्ट है पास थ्रू प्रोडक्ट है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे, जो उसमें मुनाफा होगा वो आपका है, बीच में हमारी थोड़ी सी फी होगी। म्यूचुअल फंड और बैंकिंग प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर सेविंग स्कीम है तो हमारे पास लिक्विड स्कीम है, बैंक के पास आरडी है तो हमारे पास सिप है, आपके पास पीपीएफ है तो हमारे पास ईएलएसएस है, आपके पास पीपीएफ है तो हमारे पास इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। सो प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। द ओनली थिंग इज you get more returns in equity because you are taking risk. The problem is the system is slightly broken today because of what has happened. 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा। कविन जी आप ये देखिए, फरवरी में और अप्रैल में इक्विटी मार्केट जो है वो 42,000 से 26,000 पे आ गया, आज 32,000 पे है। निफ्टी देखें तो 12,400 पे था, 7.5 पे आ गया, आज के दिन 9,000 पे आ गया। तो कैपिटल एसेट, डेट भी कैपिटल एसेट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इकोनॉमी रन करनी शुरू हो जाएगी, रिस्क एवर्जन खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। बाकी आपने बोला कि कैन गवर्नमेंट टेक द रिस्क? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 डज नॉट परमिट Reserve Bank of India to take credit risk. It can only purchase and sell government securities and treasury bills. Right, sir. सर एक थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन और चाहूंगा, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं और जब निवेशकों से कहती हैं कि आप पैसा लगाइए, उसमें मुनाफा या घाटा जो भी रिस्क है, क्या कोई कंपनी बीच भंवर में, या मैं कहूं कि अगर टाइम लिमिट 10 साल या 20 साल का जो भी टाइम टर्म होता है, उसके बीच में उन फंड को बंद कर सकती है इस तरीके से? तो अगर आज आपने टीवी में मिस्टर सप्रेक की जो चीफ थे, सीईओ थे, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, उन्होंने यही बोला, क्योंकि मार्केट आज के दिन बिल्कुल इलिक्विड हो गई है, जो भी उनके पास सिक्योरिटी थी वो बेच नहीं पाए। इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल यूनिट होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, उन्होंने ये ठीक समझा कि इस स्कीम को शट कर दे। अदरवाइज क्या होता, अगर मुझे स्कीम के बारे में नॉलेज है, मैं आज एग्जिट कर लेता, मुझे कुछ एनएवी मिल जाता, 2 महीने के बाद जो भी आदमी इन्वेस्टर बचा रहता उसको एनएवी मिलता ही नहीं। तो एक तरह से उन्होंने ठीक किया है कि स्कीम को शट करके अब अगले 1-1.5 साल के अंदर वो पैसा रिकवर करके, इट इज नॉट एज इफ द होल मनी इज लॉस्ट, नो दैट इज नॉट द केस। दे विल स्टिल गेट अबाउट 70, 80, 90%, वो तो जो भी प्राइस मिलेगा उनको जी, but the entire money is not lost. Okay. मधुकर जी, इन्वेस्टर के नजरिए से मैं समझना चाहूंगा कि जैसा कि कहा अश्विनी जी ने, और बैंकिंग और मैं कहूं कि म्यूचुअल फंड, उसमें जिस तरीके के स्कीम्स हैं काफी कुछ समानता है, रिस्क फैक्टर म्यूचुअल फंड में ज्यादा है, बैंक में सिक्योरिटी ज्यादा है। लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से जो बात अश्विनी जी ने कही कि म्यूचुअल फंड कंपनियों की मजबूरी, जिस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव और तेजी के साथ ही मार्केट नीचे गया है अचानक से,
ऐसे में बंद करना ही एक बेहतर विकल्प था, जो कि फ्रैंकलिन किसियो ने कहा। क्या इसके अलग कोई कानूनी रास्ते या फिर नॉर्म्स हैं, अगर हम निवेशकों के हितों को समझें, उनके राइट्स को देखें? देखिए, ऐसा है कि ये बात जैसे कहा गया कि ये जब अनाउंस करते हैं म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम, तो उसमें साफ साफ ये बता दिया जाता है कि भाई इसमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आंख खोल के सुनकर इसको इन्वेस्ट कीजिए। तो ये तो एक तरह से देखा जाए कि मार्केट के अंदर जो है वो पैनिक सिचुएशन है, इसलिए कि जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो जो है वो तैयार नहीं है थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए। यानी पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक आने से क्या हुआ? पेंडेमिक आने से जो है कि एक तो तरीका ये था देखा जाए कि साहब इसकी जो है जो कंपनी जिसके शेयर्स है वो कंपनी जो है वो अपना जो है प्रॉफिट नहीं दे पाएंगी। लेकिन ये तो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट में तो जो है वो एक दफे कंपनी का शेयर आ गया, उसको फिर आप सेल एंड परचेज करके ही आप उसको चला सकते हैं। तो अगर क्या कहते हैं, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। मार्केट में जो है वो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन अगर अच्छा है, बुलिश है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर परसेप्शन जो है वो सही नहीं है तो वो बेरिश हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है घटती चली जाएगी। पर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो वही रहेगी। मतलब इक्विटी जो है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इक्विटी को आप डायरेक्टली उस कंपनी को बेच नहीं सकते हैं। ये जो है ये परसेप्शन का है, और परसेप्शन जो है मेरे ख्याल से आरबीआई ने ये किया कि भाई अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, अब इसमें बैंक का रोल क्या आ जाता है? बैंक के पास अभी मजबूरी ये है कि जो उन्होंने आरबीआई के जो पिछले प्रोविजंस हैं जिसके हिसाब से आरबीआई ने ये कहा कि आप इस तरह की सिक्योरिटी कैटेगरीज बना दिए कि इस कैटेगरी के आप इतना ले पाएंगे, इस कैटेगरी का इतना ले पाएंगे, तो वो सारी जो कैटेगरीज थी, जो बंधन थे, वो उन्होंने कर दिए। इसका मतलब ये कि अब इस जो बैंक है दे आर फ्री टू परचेज द सिक्योरिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क, जो कि आरबीआई ने कंट्रोल कर रखा है। ओके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि भाई एंड आई थिंक आवर इन्वेस्टर्स आर मैच्योर्ड वंस। ये नहीं कि आप जो है वो एक दिन का दे रहे हैं। भाई 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का व्यू लीजिए। अगर आप व्यू देखते हैं कि क्या 5 साल में पेंडेमिक चलता रहेगा तो पैनिक है। अगर आप समझते हैं कि ये जो है पेंडेमिक जो है ये शॉर्ट टर्म है, देन देयर इज नो पैनिक एट ऑल। ओके सर। शुभमय, ऐसे में कंपनियों के साथ साथ अगर मैं निवेशकों की बात देखूं, यहाँ पर जो पोजीशन इस वक्त है और जो आरबीआई का कदम है, निवेशक कितने सिक्योर और उनके राइट्स क्या मैं कहूं कि इस वक्त सेफ नजर आ रहे हैं, या उनके पास वित्तीय कुछ और ऐसे राइट या अधिकार हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, एक तो अभी तक जब तक म्यूचुअल फंड्स अच्छे चल रहे थे तो सिप में, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, हर महीने 7 से 8 हजार करोड़ शांति से इन्वेस्ट में आ रहे थे। अब जब आ रहे हैं वित्तीय संस्था में, घाटा मेरे पास सिर्फ होगा, घाटा कभी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं। अब ये है कि अगर फेल सेफ एब्सोल्यूट सिक्योरिटी चाहिए तो वो फिर बैंक इनमें इन्वेस्ट किया जाए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। वहाँ पे सरकारी गारंटी रहती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, लेकिन उसमें रिटर्न कम आएंगे क्योंकि उस तरह का आयरन क्लैड सिक्योरिटी में म्यूचुअल जब मार्केट तरह इतना बड़ा पैंडेमिक आया है जिसका पूरे दुनिया जिससे लड़ रहा है, तो उस वक्त में इन्वेस्टमेंट में राइट डाउन नहीं होगा, ये कहना कतई हमें इम्पॉसिबल है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में ये उतर चढ़ाव का जो चीज़ है, हम जिसमें भी जाएंगे, बैंक्स वही वाली बात है ना कि सिक्योरिटी और रिस्क, और बैंक्स भी वही कह रहे हैं कि भाई बैंक का पैसा, बैंक कह रहा है कि हम किसी को भी हम सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, हम विवश है, हम सिर्फ अपना रिस्क मेंटेन कवर करके सिर्फ अपने आप को जोखिम से बचा के रखेंगे। तो ये तो अजीब सा सिचुएशन हो गया कि पूरे सिस्टम को, म्यूचुअल फंड्स को छोड़िए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, सबको पैसे की जरूरत है, लेकिन बैंक्स कह रहे हैं कि भाई हम तो कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम अपना पैसा बचा के बैठे हुए हैं। आरबीआई ने सही किया कि आरबीआई ने कहा कि चलो भाई ठीक है, हम आपके ये
पोजीशन समझ रहे हैं। फिलहाल इस वाला जो फ्रैंकलिन वाला जो प्रॉब्लम है उसको सुलझा दीजिए कि जो कोई भी लोन लेने आएगा इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में पैसे देने के लिए हम आपको फिर से 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन अब पैसे की, जैसे अश्विनी जी ने सही कहा कि पैसे की जरूरत नहीं है, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम अभी है, मैं नागी से I'll differ कि ये पुराना चल रहा है, उसका ही भरपाई हो रहा है। ये प्रॉब्लम अपने आप में अलग है कि वीकनेस इन द मार्केट इज समथिंग जो मार्केट में अभी के जो घाटा का सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए टेंशंस बने हुए हैं और उसी लिए ये सडन क्राइसिस डेवलप किया है, जिसके लिए आरबीआई ने सही किया है। नाग सर, एक आखिरी कमेंट मैं नाग सर आपसे चाहूंगा कि आपने क्योंकि कहा कि आरबीआई का रोल क्या है और क्या बेहतर विकल्प हो सकता था, लेकिन नाग सर यहाँ पर दो और बड़ी चीजें बहुत संक्षेप से, क्योंकि वक्त कम है। एक, निवेशकों के नजरिए से उनके राइट्स क्या इस वक्त नजर आते हैं, और दूसरा, क्या बैंकिंग सिस्टम पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है, या शुभमन जो कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम कतरा रहा है प्रोएक्टिव होने से। नो, अभी देखिए जो टेम्पल्टन ये प्रॉब्लम हुआ, 1.4% ऑफ द टोटल एसेट्स इज हैंडल्ड बाय दिस सिक्स सिक्योरिटी, तो इट्स वेरी लिटिल, बट इसके लिए इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ है? एक जिनिस है जे ये सब है, ये डेट फंड है, इस क्रेडिट ये नहीं है इक्विटी मार्केट में फंड निवेश नहीं करता है, ये डेट पेपर में इन्वेस्ट करता है। इंडिया में डेट मार्केट इज एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड। इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इफ यू लुक एट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जिस मार्केट में एक पेपर 5 to 10 का जो मैच्योरिटी है उसको भी खाली आपको ये होता है कि बाई सेल होता है, और एंटायर मैच्योरिटी स्पेक्ट्रम में हार्डली एनी बाई सेल होता है। तो ये डेट मार्केट का प्रॉब्लम के लिए ए म्यूचुअल फंड का जो प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम तो डेट मार्केट का प्रॉब्लम। अभी डेट मार्केट का जब तक डेवलपमेंट यदि करना नहीं होता तो ऐसे प्रॉब्लम कोई का म्यूचुअल फंड हो सकता है जो डेट फंड ओरिएंटेड है। सेकेंड पार्ट इज दैट निवेश है क्या, तो देखिए इक्विटी मार्केट कितना डाउन हुआ था, बट कोई तो प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुआ थे कोई आरबीआई को लिक्विडिटी देना है, लिक्विडिटी का जो फंड का है उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम के लिए निवेशक का जो इन्वेस्ट किया उसको तो रिस्क नहीं पड़ेगा, उसका लॉस हुआ था। जो टेम्पल्टन फंड का जो आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको जो लॉकडाउन कर दिया, ओनली थिंग दैट दे डोंट वांट टू गो टू द NAV go down. Maybe my hunch is this, that if it was completely allowed to NAV to go down, the kind of investment जैसे पेपर में आया था, बहुत बॉन्ड वो परचेस किया था 100%। एक म्यूचुअल फंड एक कॉर्पोरेट बॉन्ड 100% क्यों परचेस करेगा? तो ये सब आएगा, तो इसको स्टॉप करने के लिए, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड, कितना म्यूचुअल फंड डेट फंड है उसको जाता है 10 रुपया का म्यूचुअल फंड पे 5 रुपया हो सकता है, होगा जो सेल करता है एंड 5 रुपया का होता। अभी देखिए कोई है सिक्योरिटी अब 1/4 हो गया, पीपल आर परचेसिंग, दे आर टेकिंग लॉन्ग टर्म रिस्क। ये तो होगा ही, मार्केट का, ये मार्केट का प्रॉपर्टी है, मार्केट का अलाउ टू मार्केट टू फंक्शन। अभी मार्केट का अलाउ फंक्शन ना करके दिए आप सब, आपको रेगुलेटर विल अलाउ टू सॉल्व द मार्केट, ये कोई नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं होगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम ये है, ये पर्टिकुलरली टेम्पल फंड एक शुद्ध डेट मार्केट का प्रॉब्लम है, एंड मे बी दैट पर्टिकुलर फंड्स का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज एक्सट्रीमली फ्लॉड, दैट इज व्हाई दे हैव लॉस्ट मनी एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सफरिंग। ओके सर, और जैसा कि बताया हमारे पैनलिस्ट ने, और बहुत अहम है कि फ्रैंकलिन इंडिया के जो हेड हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पैसा है निवेशकों का वो डूबेगा नहीं, और जो मोटा एक अनुमान है करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम निवेशकों की इन 6 बॉन्ड में, इन म्यूचुअल फंड में फंसी हुई थी। और देखना है होगा कि आरबीआई के इस कदम के बाद म्यूचुअल फंड बाजार में किस तरीके से कॉन्फिडेंस लौटता है और वापस ये क्या पटरी पर एक बार फिर से दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।